नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, लेकिन फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाए हम। वजह क्या है? सैलरी भी ज़्यादा आती है, हर चीज़ ठीक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी खर्च इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने आप को बचत के लिए तैयार नहीं कर पाते, यानी हमारे पास उतना पैसा नहीं बचता है कि हम बचत कर पाए। और यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। यहीं से वो सवाल भी आता है कि अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हमें किसी से पैसा मांगना पड़ेगा? क्या दिक्कत हो जाएगी और किस तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाती है अगर कुछ इमरजेंसी आता है? तो उस इमरजेंसी फंड को कैसे मैनेज करें? किस तरह से अपने फाइनेंशियल फंड को मैनेज करें कि हमें किसी भी आपात स्थिति में कोई दिक्कत ना हो और हम अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के साथ साथ फाइनेंशियल रूप से फ्री हो सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और समझने के लिए कि कैसे फंड को मैनेज करना है, पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनी मंत्रा से बिरल भट्ट साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। सर, यहाँ पे हम तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त के दिन 1947 में हम आज़ाद हो गए, एकदम इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन सर फाइनेंशियली रूप से हम आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं। उससे सर हमें कब आज़ादी मिलेगी? क्या दिक्कत आती है सर? कैसे फंड को मैनेज करें? देखिए, वैसे आपने बहुत सही कहा। और हर बार जब इंडिपेंडेंस डे आता है, स्वतंत्रता दिन आता है, तब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे हमको फाइनेंशियली आज़ादी मिले हमारे लाइफ में। पर देखिए, ये ऐसा हमने आज ठान लिया और हम कल हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, ऐसा तो जरा भी नहीं है। एज फार एज मनी इज कंसर्न, यानी मनी की जब बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो पैसों से वो इतनी तुरंत हम सॉल्यूशन लेकर नहीं आ सकते। हाँ, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमको आजादी भी मिली, बहुत मेहनत करने के बाद मिली। बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया और फिर जाकर हमको आजादी मिली। तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा और करना पड़ेगा। अभी जब आज के दिन में हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एनिमी है, यानी जो बड़ा दुश्मन है, ये आजादी हमको नहीं मिल पाती है या आजादी नहीं मिलती है और नहीं देनी है आजादी, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा एनिमी जो होता है, वो मुझे लगता है कि आज के हमारे खर्चे में भी हमारे नॉर्मल खर्चे तो सभी लोग करते ही आ रहे हैं काफी सालों से, पर अभी एक जो बड़ा एनिमी आ गया है वो है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। राइट? जो हमारी लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं और जो जीने लगे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बीच में। ओके, ठीक है सर। यूजुअली सर जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है, जब होता है कि इंडिपेंडेंस रहे हम अपने ऊपर फाइनेंशियली रूप से, तो सर यूजुअली बात होती है कि एसआईपी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहीं हमारी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इनेमी है, तो इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कैसे लाइफस्टाइल इनेमी है सर? इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, कैसे होता है, इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। जैसे सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो गई और सेविंग्स भी डबल हो जाती है। और सेविंग जब हमारी डबल हो जाती है, बजाय हमारे कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉलीडेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाइन आउट का जो हमारा बजट जो है, वो उसको देखने का जो नजरिया है वो हमारा बदल जाता है। राइट? दूसरी चीज ये है कि लाइफस्टाइल एक बार हम उसको अपग्रेड जब कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकली उसको डाउनग्रेड करना, यानी कम करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। 50,000 का अगर मैं मंथली लाइफस्टाइल का खर्चा मेरा अगर चलता रहेगा, मान के चलिए, ठीक है, मैं 1 लाख की मेरी इनकम है, 1 लाख की इनकम में मेरा अगर 50,000 खर्चा मेरा सिर्फ लाइफस्टाइल पे मैं करता हूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़कर मेरी अगर सैलरी जब बढ़ जाती है, तो साइकोलॉजिकली मेरी जो खर्चे करने की जो मेरी क्षमता है वो बढ़ जाती है, और मैं खर्चा जो मैं जितना करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं करने लेता हूं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि मैं कितना अर्न करता हूं वो सोचना नहीं चाहिए, पर मेरी जो इनकम है उसको मेरे इनकम के अनुरूप मेरी जो लाइफ को मुझे मेंटेन करना है,
उसके लिए मुझे कितना खर्च करना चाहिए, राइट? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इनकम आपको रिच बना सकती है, ओके। लेकिन कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल आपको फाइनेंशियली फ्री करके देता है। ओके, लेकिन सर अगर देखें तो लाइफ स्टाइल को सर इम्प्रूव करना, उससे बेहतरीन तरीके से मैनेज करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन सर तो एग्जैक्टली दिक्कत क्या है सर? प्रॉब्लम क्या देखिए, आती है मेन सर? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम जो है लाइफस्टाइल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी का। हम अच्छी कार लेना या बेटर हाउस लेना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब उनके हमारे ईएमआईज जो होते हैं, और या जो उनका जो मेंटेनेंस होता है, वो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि हर इनकम इंक्रीज को कंजम्पशन में कन्वर्ट करने हम सोचते हैं। यानी मेरी जैसे ही इनकम राइज होती है तो मैं सोचने लगता हूं कि मैं क्या खरीदूंगा, मैं कैसे ये करूंगा, मैं ये कैसे लूंगा। वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। हमको बोनस मिलता है तो हम फोन अपग्रेड कर देते हैं। हमारी सैलरी हाइक होती है तो हम कार को अपग्रेड कर देते हैं। अगर हमको प्रमोशन हुआ तो हम बड़ा घर ले लेते हैं। तो ऐसे में इनकम तो बढ़ जाती है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी क्या, कि मेरे पास एक ऐसा कॉर्पस होना चाहिए। वो कॉर्पस मुझे, मैं जब तक जीता हूं तब तक वो कॉर्पस में से मुझे कुछ ना कुछ ऐसी इनकम आती रहनी चाहिए जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो मेरी नॉर्मल खर्चे हैं, वो आसानी से चले, मुझे ज्यादा प्रेशर ना आए और मैं दबाव में ना जीऊं। ये उसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम। पर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है, या जैसे बोनस आ जाता है, या सैलरी हाइक हो जाती है, या प्रमोशन हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे हम कर देते हैं जिससे ओवरऑल जो हमारा कॉर्पस जो भी जमा हुआ रहता है, या जो ऑलरेडी हमारे पास होता है, उस पर थोड़ा सा डेंट आ जाता है। और तीसरी बात इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल अपग्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है। ओके। सिंपल रूल ये है कि इनकम बढ़े तो हर इंक्रीमेंट के कुछ पोर्शन को लाइफस्टाइल और कुछ पोर्शन को नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन जो हम सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए भी थोड़ा पार्ट देना चाहिए, और थोड़ा सा पार्ट लाइफस्टाइल एक्सपेंस को भी देना चाहिए। ओके, मतलब अगर सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो आपके कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं है, नॉर्मल इनकम में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ जा सकता है। एब्सोल्युटली। देखिए, हाई इनकम हेल्पफुल होती है हमको, बट हाई सेविंग कैपेसिटी उससे भी इंपॉर्टेंट है। 3 लाख अगर मैं कमा रहा हूं, ठीक है, और उसमें से मैं 2,80,000 स्पेंड करता हूं, उसमें भी 1.5 लाख 1.5 लाख कमाकर और 75,000 मैं इन्वेस्ट करता हूं अगर, राइट, यानी मान के चलिए कि मेरा जो मैक्सिमम पोर्शन है, मैं वो खर्चे करने में लगा देता हूं, नॉर्मल एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। पर मैं सेविंग को मेरे इन्वेस्टमेंट में अगर कन्वर्ट नहीं करता हूं, तो लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है। तो करने की जरूरत क्या है कि मैं 1.5 लाख स्पेंड करूं मेरे 3 लाख ओके। के सैलरी पे, और बाकी का जो 75,000 है वो मैं इन्वेस्टमेंट के सामने कन्वर्ट करूं, जिससे मेरे आने वाले जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स है उसके लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सके। ठीक है। अभी ओके। ये भी एक बात है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल करना यानी कंजूसी करने की बात मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग। हमको कॉन्शियसली करना चाहिए, और किस ओके। पे करना चाहिए, ऑन थिंग्स जो जेन्युइनली हमारे लाइफ को इंप्रूव करे, रादर देन हमारे स्टेटस को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। ओके, मतलब सर यूं कहें तो कहावत जो है कि जितनी चादर हो पैर उतना ही पसारना चाहिए, एकदम फिट बैठता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत ही सही जो कहावत है वो आपने कही है। कि सर यहाँ पे एक चीज देखते हैं सर, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी हो ईएमआई पे ले लेना है, घर लेना है ईएमआई पे ले लेना है, अगर कार लेनी है तो मान लीजिए अगर 50,000 सैलरी हो गई, 40,000 60,000 सैलरी है तो ईएमआई पे कार ले लेनी है, कुछ भी लेना है ईएमआई पे ले लेनी है। क्रेडिट कार्ड इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो लोग ये सोचते हैं कि चलो क्रेडिट कार्ड से बाई कर लेते हैं, जब सैलरी आएगी तो पे कर देंगे। क्या सर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को रोकने में? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, तो जो डेट होता है, जो लोन्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर काम करता है ये ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। देखिए, ईएमआई क्या करता है, हमारी जो फ्यूचर इनकम जो है
उसको हम आज ही कमिट कर देते हैं, यानी ईएमआई हमको एवरी मंथ पे करना रहता है हमारे पॉकेट में से, हमारे इनकम में से, राइट? तो आज जो सैलरी मिलने की बाकी है, ठीक है, अगर मान के चलता हूं कि ऐसा अगर हम सोचते हैं कि जो आज हमको जो सैलरी मिलने वाली है उसका ऑलरेडी एक पोर्शन हम कमिट कर देते हैं कि ये तो खर्चा होने ही वाला है, राइट? वो तो हम स्पेंड करने ही वाले हैं। टू मैनी ईएमआई हमारे जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को है ना वो बिगाड़ देता है। जब हम जॉब चेंज करने वाले हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या जब हम हमारे कैरियर में से ब्रेक भी लेने वाले हैं, अगर हमारे कहीं ना कहीं अगर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है तो ये डिसीजंस लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ईएमआई लेने से पहले एक क्वेश्चन तो हमेशा हमको पूछना चाहिए कि क्या मैं इस परचेस को अफोर्ड कर सकता हूं, या सिर्फ इसकी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी है इसके लिए मैं करता हूं। तो वैसे देखने जाए ना तो दोनों डिफरेंट तरीके से है। हमको उस तरह से सोचना चाहिए, कोई भी डेट हमारे लाइफ में अगर हम लाते हैं, पहले वो गुड डेट है या बैड डेट है वो डिफरेंशिएशन करना चाहिए, और फिर ही हमारे लाइफ में उसको एंटर करवाना चाहिए। ओके सर, यहाँ पे एक ये भी रोल प्ले करता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कार खरीदने का पैसा तो आ ही गया है, मतलब ईएमआई पे करेंगे ही, बाकी खर्चे नहीं सोचते कि पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, मेंटेनेंस कैसे जाएगा, ये सारे नहीं सोचते, और बस ये सोचते हैं कि ईएमआई तो हम पे कर ही देंगे और कार या फिर जो भी चीजें हैं वो बाई कर लेते हैं। राइट। सर यहाँ पे एक और सवाल है सर, ये कोई अगर इंडिविजुअल है तो उसको, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो मेंटेन करना ही है उसको, हर कोई चाहता है कि बेहतरीन तरीके से जिए, हर कोई चाहता है कि मेरे पास कार हो, अपनी घर हो, तो इसको मैनेज करते हुए कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए सर? क्योंकि इसको भी मैनेज, लाइफ स्टाइल भी मैनेज करना है और फाइनेंशियली फ्री भी होना है, तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए यहाँ पर? राइट, एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी, क्योंकि आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम कहीं पे भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को बुरा नहीं कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, दिक्कत कहाँ पे होती है कि हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं हमारे लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाता है, और साथ में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आनी चाहिए वो नहीं आती है। अभी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कैपिंग लगानी चाहिए। अगर हमारी इनकम बढ़ती है 20% से, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको हम 20% से नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे उसको हमको हाफ में रखना चाहिए। हम 5 to 10%, अगर हमारे इनकम के सामने हमारी इनकम 20% हुई है तो 5 to 10% हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं, और वो बाकी के 5 to 10% को हमको चैनलाइज करना चाहिए। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट रूल है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सैलरी आते ही हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो हमारी एसआईपीज हैं उसको एलोकेट कर देना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हम पहले हमारे जो भी एक्सपेंसेस है उसको अप्रोच करते हैं, राइट? ईएमआई को हम कमिट कर देते हैं, हमारे जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है उसको कमिट कर देते हैं, कुछ हमको अगर महंगी चीजें खरीदनी है तो उसको कमिट कर देते हैं, और फिर जो बचता है उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं तो पहले मुझे इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रेडी करना होगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बचता है उससे मेरे एक्सपेंसेस को मुझे सेट करना चाहिए। तो आपका जो इनफ नंबर क्या है वो आपको डिफाइन करना है। कितना मंथली एक्सपेंस चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, कितना कॉर्पस मुझे आगे जाकर लगेगा मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस जो बड़े आने वाले हैं उसके लिए, और मेरी पैसिव इनकम, मेरे रिटायरमेंट के टाइम मेरी जो रेगुलर इनकम मुझे जो आनी चाहिए वो कैसे मैं बिल्ड कर सकता हूं, वो सारी चीजें, मेरा इनफ नंबर क्या होना चाहिए, कितना मेरे लिए सही है और कितना मुझे खर्चा करना चाहिए, वो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब सबसे पहले अगर आपको लाइफस्टाइल मैनेज करना है, बेहतरीन जीना है, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, उसके बाद बाकी चीजों को मैनेज करें, क्योंकि पहले से आपके पास रकम तैयार हो। सर, इस बीच एक और सवाल है कि इमरजेंसी फंड को कितना रखना चाहिए सर, और इसके साथ ही एक सवाल कि 50-30 और 20 वाला जो रूल है वो कितना कामयाब हो पाता है, कितना कारगर है? एब्सोल्युटली, देखिए, अब आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी आप 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस को नीड, वांट्स और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में सेपरेट कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी कि मेरे खर्चे किस तरह से मुझे करने चाहिए और कहां कहां पे करने चाहिए। और एक चीज, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आना चाहिए, जो अभी आपने एक रेशियो बताया, अगर मेरी इनकम कल 30% से कम हो जाती है, सुनिए, अगर मेरी इनकम कल 30% से कम हो जाती है तो क्या मैं अपनी लाइफ
कंफर्टेबली मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, राइट? वो चीज को आप किस तरह से टैकल करते हैं, वो चीज को आपको सोचना चाहिए। और अगर इसका आंसर ना आता है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट, नहीं के लाइफस्टाइल के चीजों को रिस्ट्रक्चरिंग करना, राइट? तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से आप आपके जो एक्सपेंसेस है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, उसको आप अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि देखिए रूल वाइज अगर हम देखेंगे तो 50% एक्सपेंसेस, 30% जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है वो होना चाहिए, और 10 to 20% आपको इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पस जमा करना चाहिए। ये तो एक स्टैंडर्ड रूल हम बहुत बार कहते ही है, पर बहुत बार सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। किसी किसी के एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, कि कोई लोग बहुत सारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस करते हैं। तो ये चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज करना, और फिर अगर मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपेंसेस मेरे बहुत ही हायर साइड पे है, तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके मैं कैसे फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकता हूं, जिसके वजह से मेरी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सके। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन है सर व्यूवर्स की ओर से, कि जो व्यूवर्स जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सोचे कि चलो 15 अगस्त के दिन एक नया संकल्प लिया जाए कि फाइनेंशियली हम फ्री हो जाएं, तो उनको सर पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए? सबसे पहले क्या ट्राई करें सर? देखिए, फाइनेंशियली फ्री अगर होना है साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है, किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, किस तरह से लेकर जाता हूं, और मैं मेरे इनकम को साथ कैसे अप्रोच करता हूं। क्या मैं ज्यादा सेव करता हूं पर इन्वेस्ट नहीं करता हूं? क्या मैं सिर्फ एक्सपेंस करता हूं, ना सेविंग करता हूं, ना मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं? या मैं इन्वेस्टमेंट तो करता ही हूं, पर मैं एक्सपेंसिस में अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, राइट? तो मैं आगे जाकर उसको भी कैसे मैं मेरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में उसको बिठा सकूं, जिससे मेरी जो लाइफ है वो फाइनेंशियली फ्री हो और इंडिपेंडेंस मुझे मिल जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरीके से अपने फंड को मैनेज करना है और किस तरीके से अपने बचत को थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके लाइफस्टाइल को भी बेहतरीन करनी है, और उसके साथ ही फाइनेंशियली रूप से फ्री भी होना है। और हमारा दर्शकों के लिए एक ही दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार 15 अगस्त को जरूर संकल्प लें कि आप फाइनेंशियली रूप से अगले 15 अगस्त तक बिल्कुल ही फ्री हो जाएं और आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो और आपका लाइफस्टाइल भी बेहतरीन बने। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया।